नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आमतौर पे जब भी हम सफल विद्यार्थियों के इंटरव्यू करते हैं तो उसमें आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर सीबीएसई के बच्चों को देखते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खेती से आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खेती में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और यहाँ तक कि पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी हमारे क्षेत्र से किसान प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस बार हम कृषि में जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है उन बच्चों के साथ इंटरव्यू करें और हो सकता है कि उनको देखकर उनसे कुछ सीख कर बाकी के बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो इस तरह की पढ़ाई में आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में खेती को फायदे का सौदा बनाने की दिशा में एक काम करें। आप सभी जानते हैं कि जैसे खेती में पढ़ाई होती है तो उसमें जेट जैसा एग्ज़ाम होता है जिसमें जाकर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आईसीआर जो इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है उससे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, अच्छी आप पढ़ाई कर सकते हैं और बाद में जाकर आप कृषि क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हम हैं बीकानेर के एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट में, जहां हमारे साथ आईसीआर में सफल हुए 2 विद्यार्थी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या वो अपने जीवन में बनना चाहते हैं और कहाँ से उनको ये आइडिया आया कि एग्रीकल्चर में अपने को पढ़ाई करके ज़्यादा बेहतर करना है। क्योंकि आज के समय में जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर विद्यार्थी एक ही तरीके के कोर्सेज में एनरोल होते हैं। आप दोनों से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नाम, अपने परिवार के बारे में और अपनी जो आईसीआर में रैंकिंग है उसके बारे में आप बताते हुए हमारे दर्शकों को परिचय करवा दें। मेरा नाम साहिल सहारन है। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा का नाम है राजपाल सहारन। मैं गांव टोपरियाँ, तहसील नौहर, ज़िला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने इस साल आईसीआर की एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर मेरी रैंक 174 आई है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि हम नीट या फिर आईआईटी जैसी एक ब्रांच को छोड़ के किसी एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट ले सकें, वहाँ अच्छी जॉब, अच्छा प्रोफेशन हम गेन कर सकें। क्योंकि ये सबसे हटके है कुछ और हम अच्छा कैरियर बना सकते हैं इसके अंदर अपना। मेरा नाम देवेंद्र सारण है, पुत्र श्री विजय सिंह सारण। मैं गांव 26 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं। फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूं और जैसा आप सब जानते हैं कि इन दिनों में आईआईटी हो, नीट हो, सब लोग ऐसे एक साइड ही रश करते हैं। तो मैंने थोड़ा हटके सोचा और ये प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी श्री राम स्वरूप जी सारण से मिली। और मेरा शुरू से ही, बचपन से ही मेरा ये एम था कि मैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ करूं, अपने किसान भाइयों के लिए कुछ करूं मैं और कुछ नई टेक्नोलॉजी लाऊं जिससे आने वाले समय में उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। तो मेरी आईसीआर में रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग 153 है और मैंने इसमें भी खूब मेहनत की है। और ये सारा श्रेय मैं अपने डियर फैकल्टी मेंबर्स एंड डायरेक्टर एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट मिस्टर हरदीप जी रंधावा सर को देना चाहूँगा। धन्यवाद। ये हम आमतौर पे देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और समाज में भी एक ऐसी धारणा बन गई है कि आजकल का जो यूथ है वो अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ के और दूसरे कामों में जाता है। दूसरे कोर्सेज हो सकते हैं या फिर बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ये सब लोगों ने शायद ये मान लिया है कि खेती जो है वो नुकसान का सौदा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उधर खेती काफ़ी अच्छी होती है। आप लोगों का क्या मानना है कि खेती क्या सच में नुकसान का सौदा है या फिर कुछ ऐसा हम गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इसका जो फ़ायदा होना था वो हमने अपनी किन्हीं गलतियों की वजह से या समय के साथ नहीं चलने की वजह से हमने छोड़ दिया है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा सुझाव सर ये है कि हमें आधुनिक तरीके से खेती में नए औजार, नए बीज, नए खाद वगैरह लाने चाहिए जिनसे कि पौधों की उपज ज़्यादा हो, उनकी पैदावार भी ज़्यादा हो, अपने को उपज भी ज़्यादा मिले। और जैसे पारंपरिक तरीके हैं तो ये वैज्ञानिक ज़माना है, वैज्ञानिक तौर तरीके से अगर हम नए तरीके से इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं तो अवश्य कि ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया होगा। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा ये मानना है कि अगर हम जैसे पानी की कुछ जगह बहुत कमी होती है, उसको देखते हुए अगर हम बाहर की विदेशी तकनीकें जिस तरीके से लाभ उठाया जा सकता है अगर हम वो अपनाएं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। और यही आजकल की जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है अपने इंडिया के अंदर, उनमें वही चीज़ें बदलाव के तौर पे बच्चों को सिखाई जाती है ताकि वो उसको एक थियोरेटिकल गेन से लेके प्रैक्टिकल में ला सकें, ताकि वो अपने इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी खेती को मान्यता दी गई है या जहाँ पर कम है वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि प्रोडक्शन बढ़े और अपना इंडिया भी
एक मतलब लीडिंग कंट्री के रूप में उभर कर आए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बच्चे आएँ, वो उन चीज़ों को छोड़ के जहाँ पे मतलब शीप लाइन पहले से लगी हुई है उनको छोड़ के अगर यहाँ आए तो काफ़ी फ़ायदा होगा इंडिया को भी, यूथ को भी और स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि ये एक मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मतलब यहाँ पे मतलब इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है और ऊपर से मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत करी जाए तो बच्चे हैं जो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अभी इंडिया में हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से क्योस मचा हुआ था, कृषि कानूनों को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। आप लोगों का क्या मानना है कि सरकार जो नीतियां बनाती है या जो भी नीतियां हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी वजह से खेती को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, या सरकार की नीतियों का कितना अहम रोल होता है कि किसान की जो आय दुगुनी करना या बेहतर करना, उसके लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने में सहायक हो सकती हैं? कौन जवाब देंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हमारी जैसे एक गवर्निंग बॉडी है, तो उसने अगर कोई बिल पास किया या फिर कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट में आया है तो वो बहुत सोच समझ के किया जाता है। अब ये नहीं है कि वो जस्ट उनके दिमाग में आया और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय होगा ताकि किसानों का कुछ भला हो सके, कुछ लाभ हो सके, कुछ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो, कुछ मिले किसानों को। पर कुछ मतलब किसानों को देखते हुए भी उन्होंने बहुत विरोध किया, तो ये लगता है कि कहीं न कहीं किसानों को लाभ नहीं भी था। और फिर जब ये मुहिम 1 साल तक चली है कि ये वो कानून हटने चाहिए, तो फिर सरकार ने भी दोबारा सोचा है कि हाँ कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत हो सकती है, तो फिर उसको देखते हुए उन्हें वापस लिया गया है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे साहिल ने कहा एकदम इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि सरकार जो भी नीति लाती है कहीं ना कहीं वो जनता और अपने देश के सिटीजन्स के लिए बेनिफिट के लिए होता है, पर जैसे हर किसी को कुछ नहीं समझ में आता, कुछ वो प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। हालांकि सरकार ने ऐसा समझाने की कोशिश की पर इसका विरोध भी बहुत हुआ। कहीं ना कहीं सरकार गलत भी हो सकती है। और जैसे कि 1 साल से ही अप्रोक्स 1 साल से ये जो रेवोल्यूशन है वो चल रहा है, तो सरकार ने देखते हुए कहीं ना कहीं इसको होल्ड में लाने की कोशिश की ताकि जनता ज़्यादा विरोध ना हो और पीस मेंटेन रहे। बिल्कुल। एक चीज़ और अपन देखें कि जैसे आपने एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, आपने बहुत अच्छी ऑल इंडिया लेवल पे आपने रैंक स्कोर करी है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, एटलीस्ट आपको थ्योरेटिकल तो है ही। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये क्या चीज़ें करके किसान की आय में या उसकी जो पैदावार है उसमें, उसके लाइफस्टाइल में मतलब अपन बदलाव ला सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं? इसके लिए आपके क्या इंडिविजुअल, आप मुझे 3 जो है वो एग्जाम्पल दें या फिर आप पॉइंट्स दें कि ये करके अपन ये चीज़ें कर सकते हैं। आप मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इसमें 3 चीज़ ये हो सकती है कि पहले जो हाइब्रिड जो भी सीड्स तैयार होते हैं, जैसे कोई भी एक कह सकते हैं कि आप कोई एक फसल है, तो उसके लिए जो भी हाइब्रिड सीड तैयार होते हैं, सर्टिफाइड सीड जो सिर्फ फार्मर्स के लिए हैं, वो सीड्स मतलब बेहतरीन क्वालिटी के जो अगर फार्मर्स को मिलें तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकता है, उन सीड्स का उपयोग होना चाहिए। दूसरी बात, कम पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या प्रोपेगेंडा है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सब किसानों तक पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पानी लगाने के लिए है, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स जो कल्टीवेटर वगैरह कुछ भी इम्प्लीमेंट जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फार्मिंग में यूज़ किए जा सकते हैं, वो किसानों तक पहुंचने चाहिए। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपके 3 पॉइंट। पहला पॉइंट तो जी मेरा ये रहेगा कि जैसे मॉडर्न फार्मिंग है तो इसमें सरकार की भी भली भांति उसका रोल होना चाहिए। जैसे कि जो नए इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, हालांकि कई मार्जिनल फार्मर्स हैं जो उन्हें नहीं अफोर्ड कर पाते, तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है भाई उन्हें परफेक्ट सब्सिडीज़ दे वो, ताकि वो इस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए एबल हो, और इसी चीज़ को यूज़ करके वो अपनी खेती में नए अपने बोल सकते हैं भाई सेक्टर्स ऐसे उत्पन्न करे। लाइक जैसे एग्रीकल्चर में भी चलता है एनिमल हस्बेंड्री लॉ करके, एटलीस्ट उनको कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री, द पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो देयर, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द पीसी कल्चर। एंड इस चीज़ के लिए उन्हें वैज्ञानिक तौर तरीके ही अपनाने चाहिए। पारंपरिक तरीकों से आज के दिन में खेती इतनी लाभदायक नहीं हो सकती, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं।
बिल्कुल सही है। ये हमने काफ़ी सारी आपसे बात करी खेती के बारे में, लेकिन आपकी इतने अच्छे जो रैंक आपने स्कोर करी है उसमें एक इंस्टीट्यूट का कितना अहम रोल होता है, क्योंकि हमने हमारे क्षेत्र में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं जो खेती को लेकर पढ़ाई कराते हों। तो कितना रोल हो सकता है, और आप अपने जीवन में आगे क्या आप बनने की चाहत रखते हैं? क्या आपने सोच रखा है कि आपको अब जब इतना अच्छा स्कोर किया है तो आगे किस दिशा में आप जाएंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ मैंने स्टडी की है, जहाँ एग्री पॉइंट टेट इंस्टीट्यूट बीकानेर मैंने कोचिंग की है, जो कि बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव साबित हुई है, क्योंकि टीचर्स का एक वो गाइडेंस होना, एक पढ़ाने का लहजा, एक टेस्ट होना मंथली या वीकली, जैसे भी हो वीकली टेस्ट होना, वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनसे एक डे बाय डे प्रोग्रेसिव होती चलती रहती है। तो उससे क्या है कि मतलब ये लगता है कि हाँ कुछ गेन कर सकते हैं उसके कारण। और उसके बाद मैनेजमेंट क्या कब होना चाहिए, किस हिसाब से क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, नोट्स या फिर जो भी चीज़ मतलब इफ़ेक्टिव है अपने मतलब जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सब की सब मतलब कोचिंग के कारण ही, या फिर मतलब जिस इंस्टीट्यूट में हूँ उसके कारण ही मुझे मिल पाई है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं या मतलब कोचिंग के अंदर जो होते हैं, उसके बाद उनकी मतलब इफ़ेक्टिव उनको दोबारा मतलब करवाया जाना, या फिर इफ़ेक्टिव रीडिंग उनकी भी, जो आपने गलती की है वो दोबारा ना हो, आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें ना करें, उनको दोबारा दोहराना, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, अच्छे से पढ़ाना, वो चीज़ें बहुत मायने रखी। तो उससे ये हुआ कि मैं मतलब जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ पहुँच पाया। बिल्कुल। तो अब लाइफ में आगे क्या आप करना चाह रहे हैं? मैं सर आगे बैचलर्स के बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं आगे या फॉरेन स्टडी करूँ मास्टर्स की, या फिर मास्टर्स के बाद मैं पीएचडी करने की सोचता हूँ। कोचिंग का एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके कैरियर बिल्ड करने में भली भांति रोल होता है। ये नहीं है भाई सब कुछ कोचिंग करती है, पर मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीब्यूशन है वो कोचिंग और स्टाफ का होता है। बच्चे को गाइड करना, कौन से ट्रैक पे बच्चे को लाना है, वो जो पोर्शन होता है वो इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, बच्चों को रिमाइंड कैसे कराना है, क्या क्या चीज़ उनको प्रैक्टिस में लेके आनी है, ये सब कुछ फैकल्टी ही कर सकती है। बच्चे टीनेज ये एज ऐसी है भी बच्चे भटक जाते हैं, तो टीचर्स का महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों को ट्रैक पे लाने का, उनको गाइड करने का। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। आप आगे क्या आप करना चाह रहे हैं? फ़िलहाल मैं आरसी उदयपुर से अपनी अंडर ग्रेजुएट पूरी कर रहा हूँ, और मेरी आईसीआर में ऑल इंडिया रैंक 153 है, तो मैं आउट ऑफ स्टेट भी जाने की सोच रहा हूँ। एंड फर्दर मैं अब्रॉड से स्टडी परस्यू करूँगा, और आई एम थिंकिंग फॉर द पीएचडी, एंड आई कुड ऑल्सो वांट बी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। हो सकता है कि हमारे शेखावाटी क्षेत्र से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो एग्रीकल्चर में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बीकानेर में एग्रीकल्चर का अच्छा इंस्टीट्यूट है, एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगे कि कहीं भी किसी और इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करके एग्रीकल्चर में आगे जाने की सोच रखते हैं, तो ये आपके लिए एक सही समय होगा कि जिस वक्त आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें। इस वक्त एग्रीकल्चर को लेकर वैसे भी काफ़ी सारी बातें हो रही है, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा पूरे कंट्री के लिए, पूरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए, ताकि आप अपने परिवार की या जो मतलब पहले से खेती हो रही थी, आप अपने आसपास के लोग जो खेती कर रहे हैं उनके जीवन को भी आप काफ़ी बदल सकते हैं। किसान को काफ़ी नई चीज़ों की, नई टेक्नोलॉजी की, नए तरीकों की इस वक्त ज़रूरत है ताकि खेती को लाभप्रद बनाया जा सके और भारत में जो किसान की स्थिति है उसको सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।